नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। सम्राट की सरकार अपराध पर लगाम, यह सवाल अब जनता उठा रही है। पहली बार है जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। इतने साल हो गए लेकिन आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना था। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीजेपी को मिल गई है जब बीजेपी का सम्राट यानी सम्राट चौधरी जो है वो सीएम बन चले हैं। लेकिन अब चुनौती भी बढ़ चली है। पहले तो कहा जा रहा था कि सुशासन बाबू की सरकार है, जिस तरह से उन्होंने अपराध पर लगाम लगाया, जिस तरह से महिलाओं की बात की, अब जब वो राज्यसभा की ओर रुख कर चले हैं तो फिर ये सवाल बार बार उठ रहे थे कि क्या बीजेपी सुशासन बाबू की सरकार को भुना पाएगी, क्या उसी तरह की छवि दिखा पाएगी। हालांकि सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी की छवि जो है उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाती है। ऐसा कहा जाता है 2023 में भी जब वो दिल्ली से पटना की ओर रवाना हुए थे तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, लिखा गया था कि हमारे सम्राट भैया आ गए हैं। योगी का दूसरा रूप उनका नाम दिया गया था। तो योगी मॉडल क्या बिहार में चलेगा? क्या जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, अपराधियों पर जिस तरह से लगाम लगाया जा रहा है, उसी तरह की छवि बिहार में देखने को मिलेगी? यानी सुशासन बाबू की जो सरकार थी और जिस तरह से अपराध कम हुए, उससे ज्यादा उम्मीद जनता कर सकती है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही थी। हालांकि इससे पहले भी अगर आप नजर डालें तो नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के सहयोगी रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की नजर बिहार में तो थी ही। अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है तो जनता एक बार फिर से उम्मीद लगा बैठी है कि जो वादे बीजेपी कर रही थी बार बार, अब उस वादों पर क्या बीजेपी खरा उतर पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जातीय समीकरण। हर वक्त बिहार की राजनीति जो है वो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आती है। इस बार भी कुछ उसी तरह की तस्वीर नजर आई। पहले सम्राट चौधरी, जिस तरह के नाम जो है वो बार बार उछल रहे थे, कहा जा रहा था, सम्राट चौधरी का नाम बार बार सामने आ रहा था, लिस्ट में पहली बार था। लेकिन कहा जाता है ना कि बीजेपी ही कुछ कमाल करेगी, लेकिन इस बार कमाल तो हुआ, पर कमाल यह हुआ कि जो नाम चर्चा में चल रहा था, जो मीडिया में ये नाम चल रहे थे, उसी नाम को बीजेपी ने भुनाया। सम्राट चौधरी को ही सीएम की गद्दी सौंप दी। अब दूसरा सवाल यह था कि जदयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि पहले जदयू का सीएम तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। इस बार पूरी तस्वीर पलटी हुई नजर आई। अब बीजेपी सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन सियासत अभी भरपूर देखने को मिल रही है, जातीय समीकरण को लेकर भी, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है वो कोयरी समाज से आते हैं, लेकिन यहां पर सरकार जो है वो पूरी तरह से ध्यान रख रही है। विजेंद्र यादव जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया गया ताकि जो यादव है उनका वोट बैंक भी बना रहे। अब विजय चौधरी की बात कर ले, वो सवर्ण जाति से आते हैं, यानी इस सवर्ण जाति को भी साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिहार में जाति हर वक्त जो है वो ऊपर उठी रही है। अगर हम बात कर ले तो आजादी के बाद से अब तक ये 24वां मुख्यमंत्री है, लेकिन 37 सालों तक अपर कास्ट के लोगों ने राज किया। यह एक बड़ा फैक्टर है। जबकि अगर हम बात करें तो अति पिछड़ा जाति बिहार में जो है वो 36% है, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं अति पिछड़ा जाति को सीएम बनाया जा रहा है, क्या वजह रह जा रही है। श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने 17 साल तक राज किया। तो अब सबसे बड़ी बात कि जब बार बार सीएम के चेहरे की बारी आती है तो सवर्ण जाति को ही ऊपर रखा जाता है। हां, इसके बाद जैसे मंडल आयोग की लहर शुरू हुई, उसमें पिछड़े जाति को चांस दिया गया, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अति पिछड़ा कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़े ही नजर आ रहे हैं। और इसलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं कि क्यों नहीं उन्हें भी चांस दिया जा रहा है। तो सवाल जो है वो कई तरह के उठ रहे हैं, जिस पर आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस्ड हमारा इस बात पर रहेगा कि बिहार के नए सम्राट मिल गए हैं, अब अपराध पर क्या लगाम लग पाएगी।
जिस तरह से सुशासन बाबू की सरकार जो है वो लगातार अपराध पर लगाम लगाते आई है, अपराध में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन पिछले अगर 2025 से लेकर 26 तक में नजर डालें तो कुछ अपराध ऐसे हुए हैं जो बिहार की सियासत, बिहार की सरकार को हिलाकर रख दिए। तो इस पर अब नई सरकार का एक्शन क्या कुछ होने वाला है, नई सरकार जो है वो क्या एक्शन लेगी और इस एक्शन का जनता पर क्या असर होगा और अपराधी क्या इससे खौफ खाएंगे, क्या यूपी मॉडल बिहार में लागू होगा, तमाम तरह के सवाल है जिस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर बिहार की तस्वीर क्या कुछ बदलने वाली है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार युग की जो है वो समाप्ति हो चली है। सुशासन बाबू की सरकार कहा जा रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी तस्वीर भी सामने आएगी। नीतीश कुमार बिहार को अलविदा कह देंगे और ऐसे बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। 2025 में जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव के दौरान भी यह कहा गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, तब से जनता के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। जदयू भी बड़े भारी मन से नीतीश कुमार को विदा करने के लिए मन बनाई। अब नीतीश कुमार की विदाई तो हो चली है। जदयू में कहीं खुशी कहीं गम दिखाई पड़ रहा है। जदयू पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाह रहे थे कि नीतीश एरा समाप्त हो, लेकिन वो समाप्त हो चला है। नीतीश युग का अंत हो गया है और सम्राट युग की शुरुआत हो चली है। लेकिन उम्मीद, कहा जाता है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद को जनता जो है उन और ज्यादा लगा बैठी है कि बीजेपी जो कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार, हालांकि पहले भी एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार थे, लेकिन अब जब सीएम जो है वो बीजेपी का बन चुका है तो फिर क्यों नहीं जनता उम्मीद लगाए। इसके साथ ही अपराध के साथ ही कई तरह के सवाल बिहार के लिए। बिहार को बार बार पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो क्या पिछड़ा राज्य के लिए अब बीजेपी कुछ नया करेगी? बीजेपी बिहार की तस्वीर को बदलेगी। कोसी की समस्या आज की नहीं है, वर्षों पुरानी है, तो क्या कोसी की जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जाएगा? और जो बेरोजगारी, पलायन की बात बार बार उठाया जा रहा था, विपक्ष बार बार उठा रहा था, तो इन समस्याओं पर सब पर क्या लगाम लग सकेगा? ये जो कहा जाता है ना कि उम्मीदों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा होता है और बीजेपी के कंधों पर यह बोझ अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की तस्वीर कैसी होगी, सम्राट की सरकार कैसे चलेगी, इन सब पर नजर बनी हुई है। और बिहार एक ऐसा राज्य है कि यहां हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है नजर आती है। पहले तो नीतीश कुमार कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, और अब बीजेपी का सीएम। कहा जा रहा है कि सरकार अब स्थिर हो चली है, जनता के हित के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब तक सरकार सही दिशा में काम ना करे, जब तक अपराधियों पर लगाम ना लगेगी, ये सवाल जो है उठते रहेंगे। चलिए हम कुछ ग्राफिक्स प्लेट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जातिगत समीकरण किस तरह से है और इसके साथ ही अपराध का जो वो ग्राफ है वो किस तरह से है। देखिए, सम्राट चौधरी के सफर बिहार के मुंगेर जिले से है। वो 1990 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। भले ही 7 से 8 साल उन्हें बीजेपी में आए हुए, लेकिन उनका सफर जो है वो काफी लंबा रहा। 1999 में बिहार सरकार में कृषि मंत्री बने और इसके बाद उम्र कम होने की वजह से वो विवाद में भी आए, मंत्री पद से वो हटाए गए और 2000 में परबत्ता निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए। यानी सम्राट चौधरी का सफर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। 2010 में परबत्ता सीट से फिर से विधायक चुने गए और विधानसभा में विराजमान हुए। 2014 में आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। देखिए, सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है कि आरएसएस से जुड़े हैं या फिर बीजेपी में ही रहे हैं। उनके सफर की शुरुआत जो है वो राजद से हुई है, उसके बाद वो जदयू में और अब बीजेपी में।
और शायद अगर वो बीजेपी पार्टी नहीं ज्वाइन करते तो वो बिहार के सम्राट भी नहीं बनते, क्योंकि कहा जाता है ना कि राजद में परिवारवाद का टैग लगा हुआ है। राजद से वही मुख्यमंत्री बन सकता है जो उनके परिवार का हो। तो सम्राट चौधरी इस स्थिति को बहुत ही भली भांति समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले राजद से जदयू, फिर जदयू से बीजेपी, और अब देखिए बिहार के सम्राट बन गए। 2025 में तारापुर से वो विधायक चुने गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है वो विधानसभा में बैठे, और सबसे बड़ी बात कि अब सम्राट क्या करेंगे बिहार के लिए, ये बड़ी बात है। देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जातिगत जो समीकरण है बिहार में किस तरह से है और कितनी कितनी संख्या जो है वो बिहार में जातियों की है। तो जो दलित है वो 19.6% है, यानी दलितों की संख्या जो है कम है, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार सवाल उठते हैं कि दलित के सीएम क्यों नहीं बनाए जाते हैं। एसटी 1.7% और एससी एसटी कुल मिलाकर 21% इनकी संख्या हो जाती है। जनरल जो कैटेगरी है 15 से 16% है, और सबसे बड़ी बात अति पिछड़ा वर्ग जो है वो 36% है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक सीएम नहीं बना। अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, कुल मिलाकर ओबीसी और ईबीसी यानी 63% हो जाती है इनकी संख्या। दलित 19.6%। तो देखिए इतनी जो है वो संख्या बार बार दिखाई जाती है, और जातिगत आधारित ही है बिहार की राजनीति। बिहार में जब भी चुनाव आते हैं ना, पहले जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जाती है कि आखिर किस जाति के कितने लोग हैं वहां, उस आधार पर ये सीएम रहेंगे, ये डिप्टी सीएम रहेंगे। और अगर राजद की बात की जाए तो वो परिवारवाद की पार्टी है, यादव की संख्या ऐसे भी बिहार में ज्यादा है। तो अब जातिगत को ही साधती हुई यहां बीजेपी सीएम और डिप्टी सीएम का चुनाव कर चली है, लेकिन ये जातिगत भी कितने दिनों तक कायम रहेगा, और क्या जनता को बीजेपी का ये नेता मंत्री यानी बीजेपी के जो सीएम बने हैं, बीजेपी जो है जदयू की तरफ से डिप्टी सीएम चुनी है, ये जनता को पसंद आते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और अपराध, क्योंकि जंगल राज की बात की जाती है कि पहले जंगल राज था, लालू यादव के समय में जंगल राज हुआ करता था, तो क्या वो जंगल राज जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार तो कहे जाते थे, लेकिन जिस तरह से अपराध हो रहा था इस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। देखिए अब दिखा रहे हैं आपको कि फिलहाल की स्थिति, कितने दंगे हुए हैं। दंगे में देखिए गिरावट भी आई है। अगर हम 2005 से पहले की बात करें तो स्थिति कुछ अलग थी, अभी स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। अब हत्या 2005 के मुकाबले जो छुटपुट अपराध है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बड़े अपराध जो है वो धीरे धीरे कम होते गए हैं। ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कम होता नजर आया है। तो अपराध तो घटे हैं, लेकिन जो छुटपुट घटनाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। हम आपको पूरी डिटेल समझाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अपराध है वो किस कदर आगे बढ़ा है, कौन से अपराध घटे हैं, और अब जब सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की बागडोर थमा दी गई है तो क्या वो ऐसे कुछ डिसीजन ले पाएंगे, क्या अपराधियों पर सख्त लगाम लग पाएगी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए 1000 से 2000 रेप का जो केस है उस पर बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। 2005 के मुकाबले रेप केस बढ़े हैं, पहले 1000 फिर 2000। महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी क्या कुछ करने वाली है। महिला सुरक्षा की बार बार बात उठाई जा रही है, तो महिला सुरक्षा पर बीजेपी कितना फोकस्ड कर रही है, इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही कई और सवाल है। जैसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो बिहार की स्थिति है क्या बदलने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चले हैं। हमारे साथ एलजेपीआर के वैभव कुमार झा जुड़े हुए हैं और आरजेडी नेता धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित श्रीवास्तव जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन से कोशिश हो रही थी कि भाई बिहार में बीजेपी का सीएम बने,
तो अब तो भाई बिहार में बीजेपी का सीएम जो है वो बन चले हैं सम्राट चौधरी। लेकिन सर सवाल ये है कि अपराध का ग्राफ क्या कम होगा? देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। हम ये कहते आए थे और यही हो भी रहा है। नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है उसको लेकर ये नई एनडीए की सरकार चलेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रही बात तो सुशासन का जो कारवा नीतीश जी ने 2005 में शुरू किया था और बिहार को आज पटरी पे लाने का काम किया है, वह कार्य निरंतर जारी रहेगा। जो सुशासन नीतीश जी ने शुरू किया है वो यह सरकार भी लेकर चलेगी। अपराध संगठित होते थे उस वक्त 2005 से पहले, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था सत्ता से। अपराधी मुख्यमंत्री आवास के अंदर छुपाए जाते थे। यह काम नहीं होता है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे थे। नीतीश जी के इकबाल में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। अपराधी चाहे कोई भी हो, अगर उस पर आरोप है तो उसको जेल जाना पड़ता था। कानून अपना काम करता था, जांच होती थी, जांच के बाद जो फैसला आता था उसको मान्य रखा जाता था। तो अभी भी हमारी सरकार जो बनी है यह जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलेगी। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा। और सम्राट जी जब गृह मंत्री बने थे तब भी उन्होंने कहा था या तो अपराधी बिहार छोड़ दे या सुधर जाए या जेल जाए। तो हम अभी भी अपने उस स्टैंड पे कायम है। नीतीश कुमार तो एनडीए के खेमे में ही थे, एनडीए के साथ में ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं 2025 से लेकर अभी 2026 तक मैं एक एक करके अपराध की लिस्ट आपको सुना दूंगी सर, थोड़ी चर्चा आगे बढ़े फिर मैं बताऊंगी। अपराध तो बढ़े हैं सर, कुछ कुछ अपराध ऐसे हैं जो सुनकर दिल दहल जाए। तो इन अपराधियों पर ऐसी लगाम लगनी चाहिए, ऐसी सख्ती होनी चाहिए कि इस अपराध को करने से पहले वो 100 बार सोचे। हमने कहा कि अपराध अगर होता है तो अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। कानून अपना काम कर रहा है बिहार में। यह कोई नहीं समझे कि वो अपराध करेगा और बच जाएगा और उसे बचा लिया जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि 15 पॉइंट की एसओपी बनाई गई थी, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए और अच्छी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को सजा होनी चाहिए। इसके लिए 15 पॉइंट की जो एसओपी थी उसको हाईकोर्ट ने भी अपनाया था। तो नीतीश सरकार जो काम कर रही थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अपराधी यह भ्रम में मत रहे कि वो बिहार में बच जाएंगे। उनकी जगह या तो जेल में है या फिर वो तरी पार हो जाएंगे। ठीक है, वैभव कुमार जी आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, आप तो बीजेपी का सीएम बन चला है, आप लोग भी बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन कहीं टीस रह गई है क्या सर कि एक मौका मिलना चाहिए चिराग पासवान को? उन्हें अगर सीएम बनाया जाता तो शायद बिहार की तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि चिराग पासवान भी कई बार अपराध को लेकर आवाज उठा चुके हैं। नीतीश कुमार के शासन में ही उन्होंने आवाज उठाई थी, ये कहा था कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध में कमी आनी चाहिए। तो एक टीस रह गई है क्या? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एलजेपी और हमारे नेता चिराग पासवान जी पहले ही शुभकामना दे चुके हैं और खुशी जाहिर कर चुके हैं। हम पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको बहुत ही शुभकामना देते हैं कि जिस तरीके से जो एनडीए का सुमित जी अभी बता रहे थे कि जिस तरीके से 2005 से लगातार जो सुशासन बाबू की सरकार चल रही थी, उसी मॉड्यूल पे, उसी तर्ज पे जो उस तरीके से सरकार जो भी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और उनको पूरा जो एक समर्थन हमारी पार्टी देती है। जहां तक आपने कहा हमारे नेता चिराग पासवान जी के बारे में, तो चिराग पासवान जी के बारे में एक एक कार्यकर्ता तो चाहेगा ही कि हमारे नेता जो है शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचे, लेकिन ये एनडीए घटक दल की बात है। एनडीए घटक दल में हम सबने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी उसके लिए पूरा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो लगातार जिस तरीके से सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर बिहार में जिस तरीके से काम वो कर रहे थे, तो हम लोग पूरा का पूरा जो है समर्थन सपोर्ट जो है उनको देते हैं और चाहते हैं, खुशी जाहिर की हम लोगों ने, उनको लगातार शुभकामना हमारी पार्टी और हम लोग दे रहे हैं। तो वो सही है सर, वो आपके घटक दल है तो शुभकामना तो चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार के टाइम में ही चिराग पासवान ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। पारस हॉस्पिटल जब केस हुआ था उस दौरान मुझे याद है कि चिराग पासवान जी ने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई अपराध जो है वो बिहार में लगातार बढ़ रहा है और इसको देखना चाहिए, इसमें कमी आना चाहिए। जिस तरह से अपराधी अस्पताल में घुस रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने आवाज उठाई थी, मुझे जहां तक याद है सर। देखिए निश्चित रूप से ये तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ अगर कमियां, अगर कुछ अगर बात ऐसी रह जाती है
तो उसको जो हमारे नेता ने बताया था उसको कि इस तरीके से ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार आप अगर पीछे की बात करेंगे 2005 से 2005 से पहले 90 से 2005 तक जिस तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी की सरकार थी यहाँ लालू जी के सरकार में, अपहरण उद्योग चल गया था, बदमाशी गुंडागर्दी जो लगातार आज आजू बाजू के आपस में जो उसको मर्ज करने की बात चल गई थी कि इस राज्य ये राज्य बिल्कुल डेड हो चुका है, कैसे झारखंड उड़ीसा या उत्तर प्रदेश में इसको मर्ज कर, ऐसा तो कभी उस हाल में 2005 से कभी नहीं रहा। डबल इंजन की सरकार लगातार चलती रही और अच्छा काम कर रही थी, ठीक है, और अभी भी आगे जो है वो लगातार काम करेगी। ठीक है धर्मवीर जी, अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इलेक्टेड सीएम से सेलेक्टेड सीएम बन गए बिहार में। धर्मवीर जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? धर्मवीर जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? ठीक है, धर्मवीर जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुमित जी आपके पास मैं आऊंगी। देखिए जी, यहां पर सीएम तो बन गए, लेकिन अब सवाल यह भी हो रहा है कि अति पिछड़ा को चांस क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्हें भी सीएम बनाना चाहिए, उनके लिए क्यों नहीं ये खाता खोला जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से चलने वाले गठबंधन है। इसमें कोई भी चेहरा हो, कोई भी नेतृत्व करता हो, सभी समाज को लेकर के चलता है, एक समरस समाज की बात करता है। इसमें कहीं जातिवाद की बात नहीं आती है। आप देखेंगे कि एनडीए का जो कुनबा है वो सबको लेकर चलने वाला है और हम उसी हिसाब से चलते हैं। बिहार में जाति देखी जाती है सर, इससे आप इनकार नहीं हम जाति पाति ना, हम जाति पाति देखकर काम करते हैं, ना हम जातिवाद की बात करते हैं। हम बिहार की विकास की बात करते हैं। जो जातिवाद की बात करते हैं वो एमवाई समीकरण लेकर चलते हैं, वो ए टू जेड की पार्टी बनाते हैं, कभी माई बाप की पार्टी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पांचों घटक दल सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। पूरे बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार को रफ्तार पकड़ाने की बात करते हैं, न कि जातिवाद की बात करते हैं। जाति वंश का दर्द बिहार 1990 से 2005 तक झेल रहा था, उस बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने जातिवाद से निकालकर विकास की ओर ले जाने का काम किया है। ठीक है, धर्मवीर जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है प्रिया जी। ठीक है सर, अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जातिवाद की बात जो है वो आप लोग करते हैं, और मेरा पहला सवाल ये था कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जो इलेक्टेड सीएम थे उन्हें उतार दिया गया गद्दी से, सेलेक्टेड सीएम को बैठा दिया क्या? क्यों? उन्होंने गलत क्या कहा? एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी अपने शासनकाल में वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने ही साथियों का बलिदान किया था। बहुत सारे लोगों को वो बलि चढ़ा दिए। जॉर्ज फर्नांडिस उनके गुरु थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया वो जग जाहिर है। उनके एक और गुरु थे, शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, डॉक्टर शंभूशरण श्रीवास्तव जी, जानते होंगे नाम? आवाज नहीं आ रही। ठीक है धर्मवीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी, पीसीआर से बोलूंगी, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, वैभव कुमार जी आपके पास में आऊंगी। ये जो जातिगत की बात उठ रही है, आप लोगों को नहीं लगता है कि ये सही है कि बिहार में जब भी चुनाव हो या जब भी कुछ बातें होती है जाति पर आधारित हो जाती है? सर आपको नहीं लगता है कि ऐसा होता है? जी प्रिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 1990 से 2005 तक जिस तरीके से लालू जी की सरकार रही यहाँ पर, कांग्रेस लालू जी की सरकार, उन्होंने इस तरीके से एक इक्वेशन यहाँ, उनको विकास से कोई मतलब बिहार के लोगों को समझने नहीं दिया। देखिए ना, बिहार में मेजर माइग्रेशन है, गांव का गांव खाली है, लोग चले गए भोजन की तलाश में, लोग कहां से कहां चले गए। केवल उनका एक ही मॉड्यूल था कि एमवाई समीकरण, यादव जी को और मुस्लिम समाज को सबको जोड़ के आपस में एमवाई समीकरण बनाया। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके अगर परिवार को छोड़ के या उनके रिश्तेदार को छोड़ के आप देखिए ना, कहाँ यादव परिवार का, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं यादव, बहुत गरीबी और बहुत ही जो एक दुखद हालत में रहते हैं। उस परिवार और उस समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल वोट बटोरने के लिए एक कास्टिज्म किया, जिसकी दंश की मार बिहार आज तक झेल रहा है। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, यहाँ आपने सही कहा कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है। लेकिन जब एनडीए की लगातार सरकार 2005 से सुशासन बाबू की हुई और बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कंटिन्यू जब चल रही थी यहाँ, तो यहाँ केवल विकास का मॉड्यूल दिया, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, यहाँ रोड दिया, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई थी, यहाँ बदमाशी गुंडागर्दी पराकाष्ठा पे पहुंच गया था। मुख्यमंत्री जी के आवास में, लालू जी के आवास में यहाँ फिरौती और अपहरण के
यहाँ पर पैसे की डिमांड हो रही थी कि भाई कितना पैसा मांगा है, तो यहाँ 2 करोड़। अरे कहां से देगा ये 2 करोड़ रुपया? ये हुलिये से लग नहीं रहा है ये डॉक्टर इसके पास इतने पैसे होंगे। इस हालात में चल रहे थे बिहार। लेकिन जिस तरीके से यहाँ एनडीए की सरकार आई और वो उसको तो विकास को एक मॉड्यूल दिया, यहाँ एक डेवलपमेंट पे लाके खड़ा किया कि भाई बिहार भी विकास हो सकता है, यहाँ भी बिजली आ सकती है, यहाँ भी रोडें अच्छी हो सकती हैं, यहाँ की महिलाएं गुजरात महाराष्ट्र की तरह जो है रात के 9-9 बजे घूम सकती हैं। तो ये एक मॉड्यूल एनडीए की सरकार नहीं दिया, ये लोग केवल जाति और कास्टिज्म में ही धकेल के रखा हुआ, वो लालू जी सरकार की देन थी, एनडीए की नहीं। तो सर अभी भी मांग की जा रही है, जो अति पिछड़ा है अगर कुल मिलाकर देखें तो इनकी जो पूरी संख्या हो जा रही है वो 36% हो रही है। इसके बावजूद भी जो है सीएम नहीं बनाया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है ना कि ओबीसी को आप चांस देते हैं। हाँ प्रिया जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि कास्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, एक आपस में एनडीए की सहमति से आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के बारे में जो सहमति बनी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने भी उनका नाम सुझाया और यहाँ एनडीए की बैठक में फाइनल हुआ। आप कास्ट के ऊपर नहीं कर सकते ना कि ये इस जात की संख्या ज्यादा है या कम है। किसी भी जात, अभी आप ये नहीं कह सकते ना कि अपराधी किसी एक जात का है। अपराधी और इसके जो डिजर्व करते हैं उसके तो कोई जात या धर्म नहीं होने चाहिए। तो अभी तो खुद ही सर तो डिजर्व करता है ना। ये बात तो है कि बिहार की राजनीति जो है वो कास्ट पर आधारित है, अभी खुद आपने कहा, तो इस चीज को कैसे नकार सकते हैं सर, है ना ये चीज? जी मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ कि अभी दंश की मार बिहार झेल रहा है। लेकिन आप देखिए ना, अब बीजेपी की सरकार आई है, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार जो है आज से शुरू हो गई। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ फर्क दिख जाए, यहाँ कास्टिज्म खत्म हो जाए, यहाँ डेवलपमेंट पे जो है कंटिन्यू जो है सब कुछ ये हो जाए। क्योंकि हालांकि नीतीश कुमार जी ने उसको ठीक तो किया, जो लगातार 90 से 2005 तक चल रहे थे। लेकिन आपने ठीक कहा, दंश की मार तो बिल्कुल झेल ही रहा था ना, धीरे धीरे समय लगता है ठीक होने में। लेकिन अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब जो पांचों दल जो है, जिसमें हमारे एलजेपी आज जो हमारे नेता चिराग पासवान जी, वो हमेशा कहते हैं कि आजादी के बाद जो अधिकार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात का था वही तो बिहार का था। बिहार के लोग भागने लगे भोजन की तलाश में, उच्च शिक्षा की तलाश में। गांव का गांव खाली। आप देखिए हम लोग मिथिला से आते हैं, नॉर्थ बिहार का पूरा इलाका जो सीता मैया की धरती है, गांव का गांव में ताला लगा हुआ है, सब गए हुए हैं सब नौकरी करने। कोई दिल्ली है, कोई पंजाब है, कोई बॉम्बे है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सारे 90 से 2005 के दशक में है। सब यहाँ कास्टिज्म जब पॉलिटिक्स यहाँ चल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग आने लगे ना सर, बिहार धीरे आने लग गए लोग का दंश मिल रहा है। लेकिन अब फैक्ट्रियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं अलग अलग जगहों पे। हमारे वहाँ पंडौल में इतनी सारी फैक्ट्रियां अभी उस समय उप मुख्यमंत्री जी थे सम्राट चौधरी जी, अभी गए थे उद्घाटन करने के लिए। पंडौल में बहुत बड़ी फैक्ट्री 400 करोड़ की लगी। ऐसे धीरे धीरे बिहार के हर एक जिलों में 3700-3800 जिलों में जो काम अब शुरू हो गया। आप देखेंगे ना, अगला जो ये जो कार्यकाल है 5 साल का, हम लोगों ने वोट ही लिया था जो रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोगों को रोजगार अपने घर में कैसे मिले, अपने घर से जो वो टिफिन जो है लंच बॉक्स अपने घर की उनकी माता जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी बना के देंगे और वो फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे। उस पे ये सरकार काम करेगी। कोई जात पात हम लोग लालू जी मॉड्यूल बिल्कुल भूल चुका है। और यहाँ बीजेपी और यहाँ नरेंद्र मोदी जी, यहाँ अमित शाह जी और चिराग पासवान जी के मॉड्यूल पे, मांझी जी के मॉड्यूल पे, कुशवाहा जी के मॉड्यूल पे, यहाँ पांचों दलों का जो है यहाँ पे एनडीए की सरकार चल रही है। जी सुमित जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। देखिए बार बार बात हो रही है अपराध की, और इसके लिए आप लोगों का क्या तैयारी है, क्या रोड मैप आप लेके आए हैं, क्या सोच रखे आगे कि भाई अपराध को किस तरह से लगाम लगाना है? जब से सम्राट चौधरी का नाम आगे आया है, ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का सीएम तो बन गया, अब अपराध पर किस तरह से लगाम लगाया जाएगा? क्या काम जो है वो बीजेपी करना चाह रही है? क्योंकि ये जो चीजें है ना, बहुत पहले से ही आप लोगों की चल रही थी कि अगर बिहार में बीजेपी का सीएम बनता है तो हम कई तरह के विकास को गति दे देंगे। देखिए, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। बिहार अब जातिवाद के दंश से बाहर उबर चुका है और बिहार जो है यह स्पष्ट कर चुका है कि वो विकास के पथ पर बढ़ रहा है। यहाँ के लोग अब कट्टा दोनाली और छर्रे से बाहर निकल चुके हैं। बिहार के युवा अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और उसी का इनाम था 2025 में जो इतना जन समर्थन मिला एनडीए को, यह उसी का प्रमाण था कि बिहार जो है वो कट्टा, छर्रा और दोनाली से आगे बढ़ चुका है। आप तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं, कह सकते हैं। नहीं, हमने एनडीए की बात की है शुरू से। एनडीए ही था, एनडीए ही है और एनडीए ही रहेगा प्रिया जी। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि बिहार का युवा जो है वो कट्टा, छर्रा और दुनाली से आगे निकल चुका है। बिहार का छर्रा विकास पहुंच पा रही है, बिहार की युवा जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
एक हेलो। आपके पास आऊंगी। वैभव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है वैभव जी, मेरी आवाज जी, मिल आ रही रही है है, सर आपकी आवाज आपको? मिल रही है। हाँ, आवाज आ रही है? जी, आपकी ठीक है आवाज मिल रही है। सर। अब देखिए, अपराध पे बहुत सारी चीजें हो गई है। अगर 2025 से लेकर हम अभी 2026 तक की बात करें तो कई ऐसे बड़े अपराध हुए हैं जिस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े बड़े अपराध हो गए, यानी जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन चीजों का खौफ नहीं है कि प्रशासन क्या करेगी, सरकार किस तरह से एक्शन लेगी। वहीं दूसरी तरफ जो है, सम्राट चौधरी की तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, योगी मॉडल है, अब उसी तरह की तुलना हो रही है। लेकिन अपराध तो बहुत है ना। 5 जुलाई की बात करें, गोपाल खेमका केस आपको अच्छी तरह से याद होगा। उसके बाद पारस हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया, वो भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। दुलार चंद्र यादव हत्याकांड भी याद होगा। देखिए, पटना में 27 वर्षीय एक युवती के साथ उसकी हत्या की गई थी, शव फेंक दिया गया था। तमाम ऐसी है सर, मैं लिस्ट गिना दूंगी एक के बाद एक। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि किस तरह से गुंडागर्दी सामने नजर आई थी, गला काट के बीच रोड पर रख दिया गया था। तो ये तो अपराध हो रहे हैं ना सर, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और अपराधियों में इतना खौफ होना चाहिए कि उन्हें डर हो कि ये सरकार है, इस पर हम अगर कुछ भी करने जाएंगे, ऐसी घटना अगर करेंगे तो इसके बाद हमारा क्या होगा। वैभव जी, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिया जी, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप कहेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो, एक ऐसा कोई मापक नहीं है कि 100% आप कहेंगे कोई बदमाशी गुंडागर्दी सरकार इस पे इतनी 100% मॉनिटरिंग करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आपने पारस की घटना याद दिलाई, जो आपने वहां जो अभी जो ये घटना हुई सर काट के, तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो सरकार है अब कोई कास्टिज्म पे कोई काम नहीं कर रही। यहाँ पर उसको सलाखे के पीछे जिसको जाना चाहिए, जो बदमाशी गुंडागर्दी, वो सीधा जेल के अंदर ही जाता है। अब यहाँ कोई अपराधी को बचाया नहीं जाता कि पैसा लो, उसको घूस ले लो, उसके जमीन, उसको जॉब के बदले जमीन ले लो, उसको गुंडागर्दी कर लिया तो उससे जमीन ले लो, उससे पैसा ले लो। अब यहाँ पर एक्चुअल जो बदमाश और गुंडे लोग हैं उसकी खैर नहीं है। योगी जी मॉडल की आपने बात की, वहां भी एनडीए और बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी एनडीए की सरकार है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो उसको बचाया जाता है कि वो किसी कास्ट का है उसको बचा लो, हमारे वहां का फोन कर लिया नेताजी को, तो ऐसा नहीं है कि उसको। लेकिन आने वाले समय में आपको मजबूती से बताना चाहता हूं कि जो सम्राट चौधरी जी की जो सरकार, जो आज से यहाँ उन्होंने शपथ ग्रहण जो किया है, आने वाले समय में आप देखेंगे जो जीरो टॉलरेंस, मैं मजबूती से कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं सम्राट चौधरी जी को और पूरे एनडीए परिवार, जो एक विजन है एनडीए का, जीरो टॉलरेंस पर यह सरकार काम करेगी। चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको छोड़ने वाली नहीं है ये सरकार। तो इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ इस बिहार में मजबूती से जो भी एक एजेंडा जो चुनाव में हम लोगों ने लेके हम लोगों ने जनता से वोट मांगा था, उस पर मजबूती से सरकार काम करेगी। और रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोगों को अपने वहां उनके काबिलियत के हिसाब से कैसे रोजगार मिले, कैसे उनको यहाँ पर वापसी हो। देखिए, हम लोग ये बात हमेशा कहते हैं कि जो लोग बहुत बड़े मीडिया जर्नलिस्ट हो गए, कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए, कोई आईएएस आईपीएस हो गए बिहार और मिथिला से दूर जाके, वो बिहार और मिथिला के लिए गौरव की बात है। कोई 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, किराए पर रह रहा है, टाइम पास कर रहा है, बिहार की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है उनको रिवर्स माइग्रेशन लाने के लिए। आने वाले समय में आप देखेंगे जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और यहाँ एनडीए के मुखिया श्री सम्राट चौधरी जी मिलकर यहाँ पर जो रिवर्स माइग्रेशन कैसे वो लोग आए और अपने यहाँ उस पे मजबूती से काम होगा और जात पात ये सब जो है कोसों दूर हो जाएंगे। विकास मॉडल जैसे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, उस पे ये जो सरकार मुस्तैदी से काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी हाँ, सुमित जी, आपके पास मैं आऊंगी। मैंने अपराध की लिस्ट गिनाई, अब लग रहा है कि योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश में है, वही मॉडल अगर बिहार में आएगा तभी बिहार की स्थिति सुधरेगी। जंगल राज का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जंगल राज था 2005 से पहले, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार में बहुत कुछ बदला है। लेकिन अभी भी जनता ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी मॉडल चलता है, बुलडोजर चलता है, बिहार में भी वैसे ही होना चाहिए, तभी अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगेगा। सुमित जी, देखिए, अगर कार्रवाई होगी तो गिरफ्तारी भी बढ़ेगी। फर्क यह है कि पहले अब अपराधी जो है वो छिप नहीं रहा है, वो सीधे जेल भेज दिया जा रहा है।
यह फर्क है हमारी सरकार में और 2005 से पहले वाली सरकार में। हम अपराधियों को चिन्हित करके अंदर भेजने का काम कर रहे हैं। बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम करते हुए आए हैं और उसको कायम रखने जा रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था कि बिहार में सुशासन रहेगा, अपराधी जेल में रहेंगे, उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी बोलने का काम किया, बताने का काम किया कि जो एसओपी 15 पॉइंट बनाई गई थी बिहार सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, उसको हाईकोर्ट ने भी एक्सेप्ट करने का काम किया। इसके अलावा आपको बता दें कि 1200 से 1300 कुख्यात अपराधियों की संरचना बनाई, लिस्ट बनाई गई, उनके ऊपर दबिश डाली गई, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो काम जारी है सरकार की तरफ से, सरकार कहीं पीछे नहीं हटी है और सरकार जो है निरंतर इसको दाबने जा रही है। या तो अपराधी जेल में होंगे या वो राज्य छोड़कर भाग जाएंगे, यही उनके लिए ऑप्शन बचा है। ये बहुत स्पष्ट तरह से गृह मंत्री रहते हुए सम्राट जी ने कहा था और नीतीश जी इस समय मुख्यमंत्री थे, आज सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं। हम अपने उसी लाइन पर कायम हैं और उसी लाइन को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। बिहार की सरकार अपराध और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार पीछे नहीं हटी है, लेकिन अपराध तो हो रहे हैं ना सर, अपराध तो हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं अपराध अगर हुए हैं तो अपराधी जेल गए हैं, त्वरित कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। का जो मॉडल है वो बिहार में आएगा। सम्राट चौधरी का नाम जो है वो योगी आदित्यनाथ से उनकी तुलना की जाती है, तो वैसी स्थिति देखने को मिलेगी बिहार में। बिल्कुल कहा गया, आपको मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि अपराधी बचने नहीं जा रहे हैं, या तो वो जेल में रहेंगे या वो बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। इतना सख्त कानून है, इतनी कड़ी कार्रवाई उन पर की जा रही है, इतनी दबिश उन पर दी गई है, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। बिहार में एक अपराधी बचने नहीं जा रहा है। बिहार की सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। एक एक बिहार वासियों को सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये सेलेक्टेड और इलेक्टेड, ये सीएम जो है वो बार बार कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई पहले जो है इलेक्टेड सीएम थे, आप सेलेक्टेड सीएम हो गए हैं। ठीक है वैभव जी। हाँ सर, आपसे ही सवाल है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी अपने गिरेबान में झांके, उनको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक अगर वो कह भी रहे तो जबरदस्ती तो ऐसा नहीं रहा। नीतीश कुमार जी ने खुद ही नाम सुझाया कि मेरे बाद अगर कोई बिहार का कमान संभालेंगे, उन्होंने मजबूती से कहा है। ऐसा हर जगह मीडिया के चैनलों में भी आया। तो उन्होंने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम जो सुझाया है, तो उसमें उनको क्या दिक्कत हो रही है? उनको हो सकता है कि ये दिक्कत हो रही है कि उनके बहुत सारे जो चेले खोमचे, जो उनके गुंडे बदमाश है, उन सब के लिए अब जो है सामत आ गई है। क्योंकि आपने ठीक कहा कि जो योगी मॉड्यूल पे जो है यहाँ पे जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इवन मैं देख रहा था कि जब आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी जब डिप्टी सीएम थे, तभी से जो उनके पास बीच में गृह मंत्रालय भी था, तो गृह विभाग का सारा काम जो है वो सब शुरू हो गया था। अतिक्रमण वाला या बदमाशी गुंडागर्दी वाला, वो सब के लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई वो शुरू कर चुके हैं। अब तो पूरे के पूरे बिहार का जो कमान, बिहार के सम्राट हो चुके हैं, बिहार के मुखिया हैं। तो उनके लोग जो लोग हैं, उनके बदमाश गुंडे लोग, तो वो तो अब बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है घबरा गए ही होंगे। तो वो तो ऐसी सी बात बोलेंगे कि चुने हुए क्या, एनडीए की सरकार है, एनडीए को बिहार की जनता ने चुना, उनको नकार दिया। अब बताइए ना, 243 की असेंबली है, 204 जो है उनकी यहाँ एनडीए की संख्या है, तो किस तरीके से 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है उसको हटा दिया, उनकी सरकार को यहाँ सरकार बना के, और उनको हटा दिया, महागठबंधन को बिल्कुल नकार दिया, फुटबॉल बना दिया। तो उनको ये तो कहने का कोई औचित्य नहीं है। उनको विपक्ष में उनको मैंडेट दिया है जनता ने, उनको जनता के बीच जाना चाहिए, और उनकी जो क्या कमी रह गई, क्यों आखिर जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है, उस पर निरंतर उनको काम करना चाहिए। यहाँ कमी निकालने से तो नहीं होगा ना कि वहाँ इलेक्टेड क्या, एनडीए को इलेक्टेड हुआ, एनडीए को वहाँ जनता ने जो चुना, अब उसमें आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने उनका नाम सुझाया कि ये होंगे, और वहाँ एनडीए की बैठक में उनका नाम फाइनल होके आया। तो उसमें तेजस्वी यादव जी के या किसी तो हमारे विरोधी पार्टी के कहने से तो नहीं होगा ना जी। ठीक है सुमित जी, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा था ना कि 2025 में जब चुनाव हुए 30 तक में नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये कहा जा रहा था। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बल पर ही बीजेपी ने इतनी सीट हासिल कर ली।
वरना उन्हें सीट नहीं मिलती। अब नीतीश कुमार है नहीं, सुशासन बाबू की सरकार तो है नहीं, लेकिन बीजेपी के पास जो है वो उम्मीद, जनता की उम्मीद का बोझ जो है वो बहुत बढ़ चला है। किस तरह से संभालिएगा इसे? और दूसरी बात कि जब बीजेपी अब सत्ता में आ चली है, क्योंकि बिहार में इससे पहले कभी भी बीजेपी भले चाले लेकिन कभी सीएम नहीं बना, अब स्थिति क्या कुछ अलग नजर आने वाली है? जनता की जो उम्मीद है उस पर आप कितना खरा उतरने वाले हैं? देखिए, बिहार में नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह नई एनडीए की सरकार काम करेगी। जो गुड गवर्नेंस का काम नीतीश जी लेकर चल रहे थे, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार की जनता बिल्कुल आश्वस्त रहे। बिहार में अब दोबारा जंगल राज नहीं आने जाना है। बिहार को रफ्तार पकड़ा चुका है एनडीए, और रफ्तार पकड़े बिहार को नए आयाम छूने पर ले जाने का काम करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में जितने विकास की गंगा बह रही है, जितने सड़क, पुल, पुलिये, बिजली, इन पर काम हम लोगों ने किया है, ये अनवरत जारी है। और इसी का ये था परिणाम कि 2025 में एनडीए को इतना स्पष्ट जनादेश बिहार की जनता ने दिया है। और जो लोग इस तरह की बातों को उठा रहे हैं, सिलेक्टेड और इलेक्टेड, या कह रहे हैं कि अब क्या होगा, उनको तो जनता ने उनका हश्र बता दिया, उनको उनकी रास्ता दिखाने का काम किया है कि आप 25 सीट पर रहो, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये बिहार ने देखा है। और बिहार एनडीए के बदौलत आगे बढ़ा है। बिहार आज पटरी पे है। मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि बिहार के युवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की बात करता है। बिहार के युवा अब रोजगार की बात करता है। बिहार का युवा अब रोजगार सृजन कर रहा है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से नौकरियां छोड़कर आए हैं और बिहार में छोटे छोटे रोजगार को खड़ा कर रहे हैं, और उसमें कई युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। तो ये बिहार का युवा रोजगार सृजन भी बिहार में कर रहा है। तो रफ्तार पकड़ चुके बिहार की कहानी यही है, और इस कहानी को एनडीए की नई सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट जल्दी जल्दी ले लेते हैं। वैभव जी आपके पास में आएंगे। देखिए, अब आप लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। पहले भी नीतीश कुमार थे और अब तो बीजेपी का सीएम बन चला है। आप लोग उसके साथ में हैं और ये साथ जो है आगे भी बना रहेगा ना? कोई मन में खटास तो नहीं है? बिल्कुल खटास नहीं है प्रिया जी, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ एनडीए पूरी तरीके से सशक्त है। जैसे लगातार लोकसभा के चुनाव में मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंडेट कराया पूरा एनडीए से मिलकर। लेकिन यहाँ बिहार विधानसभा के चुनाव में जो 5 दल हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे और मजबूती से हम लोग खड़े हैं। और आने वाले समय में बिहार में, मैंने कहा पहले भी, जो कैसे मेजर माइग्रेशन हो, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, उस पे जो है, जो ये वाला कार्यकाल जो हम लोगों ने वोट मांगे थे उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और हमारी पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी पूरी शुभकामना जो है दिए हैं, और हम भी अपनी पार्टी की तरफ से और नेता की तरफ से आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को हम लोग शुभकामना और बधाई देते हैं। धर्मवीर जी की सिटी पिटी गुम हो गई है, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। धर्मवीर जी देखिए, बहुत अंतिम समय में आप जुड़ रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, आपसे लास्ट कमेंट ही मुझे लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज अगर बात की जाए तो आप लोग ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्टेड सीएम फिर सेलेक्टेड सीएम। ये इलेक्टेड और सेलेक्टेड सर क्या है, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। हमारे नेता ने जो कहा है वो तो यथावत सही है, आप समझ ही रहे हैं। दूसरी बात है, सम्राट जी के बारे में इतना बड़ा बड़ा बातें कही जा रही है, आवाज इनकी नहीं आ रही है। और आज से 20 साल पहले की बात है कि वो प्रिया जी की आवाज बहुत ही कम आ रही है। जंगलराज ये लोग जप रहे हैं। तो इन लोगों से ये पूछिए, ठीक है, ऐसे लोगों से पूछिए जो ये कह रहे हैं आपके अभी जो वर्तमान सीएम है वो कहाँ से आए हैं, हाँ, किस दल से आए हैं, उनका वहाँ उनका जो है शुरुआत कहाँ से हुआ है, कितने दिन वहाँ विधायक रहे, कितने दिन मंत्री रहे। आप लोग ना यही सब करके झाल बजाते रहिए। आप लोग धर्मवीर जी उनके परिवार को और उनको जेल भेजने का काम किए, वो भूल गए। ये नहीं बोल रहे हो कि आपने उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनके परिवार के 23 लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, और आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो आप अपना ढपली अपना दाग लगा रहे हैं। मैंने शुरुआत में ये बातें कही थी कि सम्राट चौधरी जो है वो पहले आरजेडी से और उसके बाद जो है जदयू से। लेकिन धर्मवीर जी चलिए, आपसे आपने सवाल उठाए हैं, लास्ट में आए, लेकिन चलिए कुछ सवाल उठाए तो मैं आपसे ही जवाब मांग लेती हूँ। आप लोग खुश हो रहे हैं सर कि भाई कहीं ना कहीं से आप लोग जो है रास्ता बना ले रहे हैं, चाहे यहाँ से हो चाहे वहां से हो, आए तो है वो राजद से ही खुश हो जा रहे हैं इसी में कि एक चलिए मान ले रहे हैं कि राजद का ही सीएम बन गया, यही ना?
बताइए, कम से कम हाँ, इनको बोलिए खुश रहेंगे ये लोग। चेहरा आया। इतने दिनों से जो कुंडली मारकर हमारे नीतीश चाचा बैठे हुए थे वो हटे, तो दूसरी बात है कम से कम नया चेहरा आया है, युवा है, कुछ काम करें, मुझे इस बात की खुशी होगी। अरे सर, खुश किस में हो रहे हैं पहले वो तो बता दीजिए। नए चेहरे पर खुश हो रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हम मान लिए, चाहे यहाँ से चाहे वहां से, चाहे इस साइड से आए चाहे घूम के आए तो राजद सही है, खुश हो जा रहे हैं। वो हैं, उनके पिताजी पूरा जीवन राजद में रहे, पूरा जीवन उनके पिताजी मंत्री विधायक सब वो राजद से ही रहे हैं, ये अपने विधायक बने हैं राजद से ही, मंत्री बने हैं। तब तो खुश हो जाइए सर, धर्मवीर जी खुश हो जाइए, दोनों हाथ में आपके लड्डू है, खुश हो जाइए, दोनों हाथ से मिठाई बांटिए कि भाई राजद सही है। जो लोग इस जंगल राज की बात कर रहे हैं तो पहले सम्राट जी से पूछना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं। खुश हो जाइए, शुभकामना देने के लिए पहुंचिए आप लोग सब लोग। अरे सम्राट जी तो बुके पूरा लेकर। अपना चिट्ठा बता रहे हैं, आप लोग खुश हो रहे हैं, इसलिए मुझे जो है पूछना पड़ रहा है कि भाई आप लोगों की खुशी किस बात की है। कभी तो आप लोग खुश हुए, वरना आप लोग तो हर समय दुखी रहते हैं। चलिए, इस बात की तो खुशी है कि एक नए चेहरे को जो है चांस दिया गया। नीतीश कुमार से भी ऊब चुके थे, लेकिन चाचा का साथ छोड़ दिए सर आप लोग। नई सरकार को बधाई देते हैं, सम्राट जी को भी मैं बधाई देता हूँ अपने चलिए। पार्टी की ओर से, हाँ अपने ओर से, और हाँ। अच्छा काम करें, इसके लिए हम लोग उनको भविष्य में भी धन्यवाद करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है नई सरकार के लिए खुशी, शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित जी, लास्ट सवाल, मुझे भी लग रहा था कि ये बहुत पहले ही ले लेना चाहिए, चलिए लास्ट में ले लेती हूँ। एक बात तो तय है ना सर, जो बीजेपी कमाल करती है कि भाई ऐसा चेहरा लेके आएंगे जो कोई देखा ना हो, कोई समझ ना पाए, लेकिन इस बार जिस पर नाम पर चर्चा चल रही थी उन्हीं को लेकर आ गए। और देखिए, अब जो सवाल उठ रहे हैं ये हर कोई उठाएगा ना सर, बैकग्राउंड उनके तलाशे जा रहे हैं कि भाई राजद, जदयू, फिर बीजेपी, आप उन्हीं को बना दिए। देखिए, राजद वाले लोग को कुछ मिल नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे बेचारे, किसी बहाने से खुश हो रहे हैं। सम्राट जी के परिवार के 23 लोगों पर इन लोगों ने जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया था, उनको प्रताड़ित करने का, उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया था, उससे तंग आकर उन्होंने वहां से छोड़ दिया था। और सम्राट चौधरी जी हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री रहे, और सम्राट चौधरी जी अब मुख्यमंत्री हो गए। तो इनके पास कोई विषय है नहीं, बिहार की जनता ने इनको इनका हैसियत बता दिया। तो ये इसी तरह के मुद्दों को उठाकर कुछ कुछ बोलते रहेंगे, कभी इलेक्टेड सेलेक्टेड करेंगे, कभी अपने यहाँ का हमारे यहाँ का करेंगे। अरे बिहार के लिए कुछ किया होता इन लोगों ने तो आज ये दिन इनको नहीं देखना पड़ता। प्रिया जी, धर्मवीर जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, धर्मवीर जी के इनके नेता के पास भी कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग केवल अपनी ढपली, अपना राज। एक कहावत है, लेकिन हरिशंकर परसाई ने खुश हो रहे हैं सर, कह रहे हैं कि भाई अब मुझ पर सिर्फ टैग नहीं लगेगा कि मैं 9वीं फेल हूं, उस पर सम्राट चौधरी का नाम भी आ रहा है, वो तो खुश हो रहे हैं इस बात पे। तेजस्वी यादव जी का क्या कहना है वो ऐसे ही खुश होते रहते हैं बिना बात के। एक चीज कही थी हरिशंकर परसाई ने कि लोकतंत्र में जब सर्व गर्व की बात बन जाए तो समझो लोकतंत्र बढ़िया चल रहा है। तो यही राजद वालों का हाल है, इनके लिए सर्व जब गर्व की बात बन जा रही है तो इनके लिए लोकतंत्र बढ़िया चल रहा है। इनको पता होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी से पूर्व में भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट में सब चीज मौजूद है, आप देख लीजिए। ये क्यों नहीं जा रहे हैं देखने, इनको कहीं कुछ गलत लगा था तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अरे मैडम, ये तो कहा ना कि अपनी कथनी और करनी के कारण बिहार की जनता से औकात दिखा चुकी है, 25 सीट पर लाकर बिठा दिया है। नहीं सुधरेंगे, नहीं संभलेंगे तो शून्य पर आउट हो जाएंगे अगली बार। ठीक है, ठीक है, वैभव जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर कहिए। मैं ये कह रहा था, चलते हैं उन समय प्रिया जी, मैं ये कह रहा था कि धर्मवीर जी से, मैं ये कह रहा था कि धर्मवीर जी से पूछिए कि अगर उनको ये पहचान, उनके हीरे की पहचान जोहरी करता है, अगर इनको परख थी सम्राट चौधरी जी के पास से, उस समय क्यों नहीं हटा, क्यों नहीं लालू, बहुत लास्ट में आए लेकिन दे दूंगी समय, क्यों नहीं लालू यादव जी को, जी उस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, क्यों नहीं उनको हटा के श्री सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री उस समय ही बना दिया जब इनके पहचान आरजेडी में थे। जब यहाँ एनडीए के परिवार में उनको उनकी परख लगा
कि ये बिहार के मुख्यमंत्री जो है उस तरीके से उनमें एक डिजर्विंग लगा, तो बस सर्वसम्मति से उनको बनाया गया। ऐसा क्यों उनको क्यों ऐसा ये कह रहे हैं कि हमारे आरजेडी परिवार से? भाई आपके वहां से ऐसी नौबत आई तभी तो इधर उनको आना पड़ा। अगर ऐसा होता तो आपके साथ ही बने रहते हो, मैं तो ये कहता हूं। अरे धर्मवीर जी, अपनी पार्टी के नेताओं को थोड़ा बोलो कि वो कायदे से बात करे, जात पात से उठ के बात करे। प्रिया जी शुरू में बता रही थी, इनके यहाँ लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी जी, यही चलेगा, दूसरे के लिए जगह कहाँ है? बस यही चलेगा। और इनके यहाँ माई बहन योजना और माई बाप योजना यही चलेगा। बोलिए कि अपने नेताओं को बोलिए कि सीखे एनडीए परिवार से। ठीक है, ठीक है, ठीक है धर्मवीर जी, चलिए आप बहुत लास्ट में आए सर, मैं इससे ज्यादा आपको समय नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का। तो बिहार के नए सम्राट चौधरी बन गए हैं। वैसे तो ये लोकतंत्र है, कोई सम्राट तो कहा नहीं जाएगा, लेकिन सम्राट हम इसलिए कह रहे हैं कि उनका नाम ही सम्राट है। सम्राट चौधरी जो है उनके हाथ में अब बिहार की बागडोर आ गई है। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन अब सवाल अपराध पर घूम रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी अपराध पर लगाम लगा पाएगी? क्या जो उत्तर प्रदेश में पहले जिस तरह से शासन की बात बीजेपी करती थी, आज अलग तस्वीर पेश है, उसी तरह से क्या बिहार में अलग तस्वीर जो है वो पेश हो पाएगी? जनता की जो उम्मीद है, क्या बीजेपी उस पर खरा उतर पाएगी? ये तमाम तरह के सवाल है, लेकिन इसके जवाब सरकार के चलने के बाद मिल पाएगा। यानी सरकार जैसे अपने कामकाज पर आगे बढ़ेगी, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो पाएगी कि जनता की उम्मीद जितनी है उस पर सरकार खरा उतरती है या नहीं। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।